श्याम हिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को हम मेसोलिथिक भी कहते हैं। मेसोलिथिक भी कहते हैं। और मेसोलिथिक का जो समय है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इसको हम संक्रमण काल भी कहते हैं। संक्रमण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि मध्य पाषाण काल में उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल में उच्च पुरापाषाण काल और नव पाषाण काल, इन दोनों की ही विशेषताएं सम्मिलित होती हैं। इसी कारण इसे संक्रमण काल भी कहते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि हमने आपको ये कल बताया था संक्रमण काल, और संक्रमण काल क्यों कहते हैं ये भी आपको बता दिया कि मध्य पाषाण काल में उच्च पुरापाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों कालों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इस कारण से मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल भी कहते हैं। इस काल में जो जलवायु थी, इस काल की जो जलवायु थी, यह जलवायु शुष्क हो गई थी। और जलवायु शुष्क होने के कारण जलवायु शुष्क होने के कारण जो औजार थे, ये औजार छोटे हो गए। कैसे हो गए थे? छोटे। जैसा कि हमने जाना कि सबसे पहले जो औजार थे वो कैसे थे? कोर। और फिर कोर औजार से बदलकर औजार किस रूप में आ गए? फलक औजार के रूप में। और इसका प्रमुख कारण क्या था कि कोर औजार जो थे वो फलक औजारों में बदल गए। इसका कारण था जलवायु। जलवायु कैसी हो गई थी? शुष्क। इस कारण जो औजार बड़े रूप में थे वो औजार छोटे हो गए, सूक्ष्म हो गए, छोटे हो गए और सूक्ष्म हो गए। यदि इन औजारों के आकार की बात करें तो इन औजारों का आकार 1 से 8 सेमी हो गया। इसी कारण अब ये औजार छोटे हो गए, सूक्ष्म हो गए, इनका आकार घट गया। इस कारण इनको क्या कहा जाने लगा? माइक्रोलिथ। क्या कहा जाने लगा? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ औजार जो थे वो कैसे थे? छोटे थे, सूक्ष्म थे। इनका आकार कैसा था? 1 से 8 सेमी का था। यदि माइक्रोलिथ औजारों की बात करें तो इनमें प्रमुख जो औजार थे, प्रमुख औजार कौन कौन से थे? तो माइक्रोलिथ औजारों में प्रमुख जो औजार थे वो थे एक ब्लेड, सेकेंड समलंब, थर्ड था पॉइंट और फोर्थ था नवचंद्राकार। तो इससे हमें पता चलता है
कि उच्च पुरापाषाण काल से धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन होने के कारण औजारों में कितनी बड़ी गिरावट आई। जो औजार पुरापाषाण काल में कोर औजार के रूप में यूजेबल थे, बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया जा रहा था आदि मानव के द्वारा, वो मध्य पुरापाषाण काल के मध्य पाषाण काल के आने तक ये औजार धीरे धीरे फलक औजारों में बदल गए। और फलक औजारों के द्वारा माइक्रोलिथ में ये चेंज हो गए। माइक्रोलिथ में कैसे हो गए? क्योंकि फलक औजार जो थे वो छोटे पत्थरों के यूज थे, और ये छोटे पत्थर सूक्ष्म होते गए, छोटे होते गए, इनका आकार घटता गया। इसी कारण जो अत्यधिक छोटे थे वो औजार माइक्रोलिथ औजार कहलाए। इन औजारों का यदि प्रमुख औजारों की बात करें तो इनमें था ब्लेड, और ब्लेड सर्वाधिक यूजेबल था। दूसरा था समलंब, तीसरा था पॉइंट, और चौथा था नवचंद्राकार। तो हमने ब्लेड को उच्च पुरापाषाण काल में भी पढ़ा था, जो मध्य पाषाण काल में भी है, और ये नवपाषाण काल में भी जाएगा। तो इस काल में उच्च पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल दोनों की विशेषताएं होने के कारण ही इस काल को क्या कहा गया? संक्रमण काल। ठीक है, इसी कारण इसको क्या कहा गया? संक्रमण काल। आगे बात करते हैं। अब यदि हम बात करें तो इस काल में मानव के लिए काफ़ी चीज़ें, नई नई चीज़ें आई। इसमें सबसे पहले यदि हम बात करें मध्य पाषाण काल में, तो इस समय के मानव में दो विशेषताएं उत्पन्न हो गई थी। पहला, मानव क्या बन गया था? शिकारी। और दूसरा, मानव क्या इकट्ठा करने लग गया था? खाना। इसलिए वो क्या बन गया? खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक, खाना इकट्ठा करने लग गया था। यदि शिकारी की बात करें तो मानव छोटे जानवरों का शिकार करने लगा। छोटे जानवरों का शिकार करने लगा। हम कह सकते हैं मछली पकड़ने लग गया। इसी काल में मानव ने तीर कमान सीख लिया और तीर कमान का विकास कर लिया। और ये तीर कमान का विकास हुआ, संभवतः हम ऐसा मान सकते हैं कि इसी काल में आग का भी प्रयोग हो गया था। इसी काल में आग का प्रयोग हो गया था। और आग के जो प्रथम प्रमाण मिले हैं, आग के जो प्रथम प्रमाण मिले हैं वो इस प्रकार मिले हैं। नंबर 1,
चेसोवांजा, ये केन्या देश में है। स्वार्ट क्रांस, दक्षिणी अफ्रीका। और चैकोतियन, चीन। ये प्रथम प्रमाण है। चीन में प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? चैकोतियन से। दक्षिणी अफ्रीका में स्वार्ट क्रांस से, और केन्या में चेसोवांजा से। इस काल में हमें ये 3 स्थानों से आग के प्रमाण मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि आग इस काल में आ चुकी थी और आग का प्रयोग हुआ है। तो आग का प्रयोग संभवतः 2 चीज़ों में हुआ होगा। अब ये 2 चीज़ें कौन सी हैं जो हम मान सकते हैं? तो पहला, पकाने की विधि के लिए कि पकाना सीख गया होगा। और दूसरा, समाधान के लिए। समाधान की विधि भी आ गई होगी इस काल में। तो आग का यदि प्रयोग किया गया है तो आग का प्रयोग भी 2 ही उद्देश्यों में हुआ होगा। जैसे कि तीसरा मैं आपको बता चुका हूँ, आग के आने से जानवरों का भय समाप्त हो गया। अब मानव जो था वो जानवरों से भयभीत होना बंद कर चुका था, क्योंकि आग से जानवर डरते थे। इसी कारण से आदि मानव जो था वो आग का प्रयोग करने से जानवरों से डरना समाप्त कर दिया। आदि मानव का जो जानवरों का भय था वो समाप्त हो गया आग के कारण। अब तक जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करते हैं इस समय के बारे में, कि इस समय अब तक क्या क्या कर चुके हैं हम, जो हम पढ़ चुके हैं उसको। कि हमने पढ़ा एक संक्रमण काल। और संक्रमण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि उच्च पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल, इन दोनों की विशेषताएं यहाँ मिलती हैं, इस कारण इसको क्या कहते हैं? संक्रमण काल। दूसरा हमने पढ़ा जलवायु कैसी हो गई थी? शुष्क हो गई थी। और जलवायु के शुष्क होने से क्या हुआ? औजार जो थे, औजारों में परिवर्तन हो गया। औजार छोटे एंड सूक्ष्म हो गए और इनका जो आकार था, आकार में क्या परिवर्तन आया? 1 से 8 सेमी के हो गए थे। और ये जो औजार थे, इन औजारों को नाम क्या दिया गया? माइक्रोलिथ। क्या कहा गया? माइक्रोलिथ औजार कहा गया। माइक्रोलिथ जो औजार थे, इनमें प्रमुख से कौन कौन से औजार थे? पहला था ब्लेड, दूसरा था समलंब, तीसरा था पॉइंट, चौथा था नवचंद्राकार। तो ये 4 औजार थे जो माइक्रोलिथ औजार में ही थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि मानव जो था, इस समय का मानव 2 काम में माहिर हो गया था। पहला वो शिकारी बन चुका था और दूसरा वो क्या बन चुका था? खाद्य संग्राहक। शिकारी बनने के साथ इसने क्या काम किया? इसने
छोटे जानवरों को पकड़ना प्रारंभ किया। इनका क्या करता वो? छोटे जानवरों का शिकार करता। और इसका उदाहरण है मछली पकड़ना, कि वो मछली पकड़ना सीख गया था। इसके अलावा इस समय उसने तीर कमान का विकास कर लिया था। हमने पढ़ा कि मानव ने आग का प्रयोग संभवतः इसी काल में किया होगा, और आग के जो अवशेष मिले हैं वो हमें केन्या से मिले हैं। केन्या के चेसोवांजा से। दक्षिणी अफ्रीका के स्वाट क्रांत से। और चीन के चैकोतियन से। और आग का प्रयोग किया है उसने दो कामों में। आग का प्रयोग किस किस में किया है तो हमने बताया आपको। एक तो पकाने की विधि में, और दूसरा शवादान में। तो एक तो पकाने के लिए उसने काम में लिया, और दूसरा उसने शवादान में काम में लिया। आगे हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि यदि आग के परमाणु में भारत की बात करें, कि भारत में प्रमाण कहाँ से मिलता है आग का, तो भारत में मिलता है आंध्र प्रदेश से। भारत के आंध्र प्रदेश से यहाँ से प्रमाण मिलता है। और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के गांव है मुछट्टा चिंतामणि कवि से। मुछट्टा चिंतामणि कवि से। और यहाँ से हमें मिला क्या है? यहाँ से हमें आग का चूल्हा मिला है। नाम थोड़ा टफ ज़रूर है, लेकिन आप यदि 2-3 बार बोलेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। मुछट्टा चिंतामणि कवि। ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। और इस स्थान से भारत में आग का पहला प्रमाण मिलता है। और ये भारत में कौन सा प्रमाण है? तो ये प्रथम प्रमाण है। आग का प्रथम प्रमाण भारत में कहाँ से? मुछट्टा चिंतामणि गवी से। भारत में यदि हम बात करें आग के प्रमाण तो यहाँ से मिलते हैं, लेकिन मध्य पाषाण काल के, यदि बात करें मध्य पाषाण काल के हड्डियों की, तो हड्डियाँ जो हैं वो भी सर्वाधिक मात्रा में मिली हैं। और ये हड्डियाँ किसकी हैं? जानवरों की सर्वाधिक मात्रा में मिली हैं। और ये हड्डियाँ हैं कौन से काल की हैं? मध्य पाषाण काल की। मिली कहाँ से हैं? ये उन सभी स्थलों से मिली हैं जहाँ से हमें मध्य पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। आगे हम यदि बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में पशुपालन के प्रारंभिक
प्रारंभिक प्रमाण जो हैं ये हमें आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिलते हैं और इसके साथ ही हमें ये प्रमाण बागौर से भी मिलते हैं जो कि भीलवाड़ा में है। तो हमें इन दो स्थानों से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। दरअसल बागौर भीलवाड़ा ये राजस्थान का ही पार्ट है। तो राजस्थान के बागौर ज़िले से बागौर स्थान से भीलवाड़ा ज़िले के बागौर से प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं जो कि पशुपालन के हैं। इसके साथ ही हमें अनेक स्थानों से अनेक चीज़ें भी मिली हैं जो कि मध्यपाषाण काल की हैं। उन्हीं की इन स्थानों की बात करते हैं। तो उन स्थानों में हम देखते हैं कि सराय नाहर, मेहदा, दमदमा, इन तीनों स्थान दरअसल ये तीनों स्थान यूपी के हैं। कहाँ के हैं? यूपी के, उत्तर प्रदेश के। और इन तीनों स्थानों से स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं। स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं। यदि हम सराय नाहर की बात करें तो यहाँ से 8 गर्त चूल्हे भी मिले हैं। और इस 8 गर्त चूल्हों से हमें एक चीज़ पता चलती है और वो ये है कि शायद सामूहिक भोजन के लिए इनका प्रयोग किया जाता होगा। किसके लिए? सामूहिक भोजन के लिए। सामूहिक भोजन के लिए। तो हमें सामूहिक भोजन पद्धति के बारे में कहाँ से पता चलता है? सराय नाहर से। इसके साथ ही सराय नाहर से हमें मानवीय आक्रमण, जिसको हम युद्ध बोल सकते हैं, युद्ध का भी पहला प्रमाण मिलता है। फर्स्ट कि हो सकता है सराय नाहर में युद्ध हुआ हो, इसका भी प्रमाण मिलता है। और ये प्रमाण जो हैं ये मध्य पाषाण काल के मिले हैं। यदि हम दमदमा की बात करें तो दमदमा से हमें कब्रें मिली हैं। और इन कब्रों की खास बात ये है कि ये कब्रें जो हैं ये पूर्व से पश्चिम में मिली हैं। कैसे मिली हैं? पूर्व से पश्चिम में। और इन कब्रों में पूर्व से पश्चिम में मिलने के कारण इन कब्रों का संबंध सूर्योदय से लगाया जाता है। यदि इसी चीज़ को अपन पश्चिम से पूर्व करें तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? सूर्यास्त से। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? सूर्यास्त से।
इसके अलावा हम जब आगे पढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं कि लंगनाथ, लंगनाथ, यदि हम लंगनाथ की बात करें, लंगनाथ जो है ये कहाँ है? ये गुजरात में स्थित है। यहाँ से हमें 4 चीज़ें मिली हैं। नंबर 1 कब्रिस्तान, पहली चीज़ हमें मिली है कब्रिस्तान मिला है। यहाँ से हमें पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं। तीसरी चीज़ हमें यहाँ से 14 मानव कंकाल मिले हैं। और अंतिम चीज़ यहाँ से हमें मृद भांड अर्थात मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यदि हम भीमबेटका की बात करें, देखिए अब इसमें केवल फैक्ट हैं, वो हमें याद करने होंगे फैक्ट, तो केवल उन फैक्ट की ही बात हो रही है कि भीमबेटका जो एमपी में है, यहाँ से हमें मानव या मानवीय अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं। तो मानवीय अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं और ये प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका से, जो कि कहाँ है? एमपी में स्थित है। यदि हम बात करें आगे कि लेखनिया की, और लेखनिया की बात जब हम करते हैं तो पहले हमें ये पता लेखनिया है कहाँ है। तो आपको हम बता दें लेखनिया जो है ये यूपी में है और यहाँ से भी हमें क्या मिला है? लेखनिया से भी हमें मानव कंकाल मिले हैं और ये मानव कंकाल 17 हैं। और इन मानव कंकालों की खास बात यह है कि इन मानव कंकालों में जो सिर है ये किस दिशा की तरफ है? पश्चिम दिशा की ओर। सिर पश्चिम दिशा में है। सोचने वाली बात है। अभी मैंने आपको जब ऊपर बताया था कि यदि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बात करेंगे कब्रों में तो सूर्योदय का संकेत देता है, और पश्चिम से पूर्व की ओर बात करते हैं तो यह सूर्यास्त का संकेत देता है। तो लेखनीय यूपी से जो हमें मानव कंकाल मिले हैं उनका सिर पश्चिम दिशा में है, अर्थात ये हमें सूर्यास्त का संकेत देते हैं। दमदमा से यदि बात करें हम तो दमदमा की हमने बात कर ली है और उसी में हमें इस चीज़ के बारे में बताया गया था कि दमदमा में ही यदि कब्रें जो मिली हैं उनके पूर्व से पश्चिम की ओर मिली है, जिसका संबंध सूर्योदय से होता है। और यदि ये कब्रों में पश्चिम से पूर्व की ओर मिलती हैं तो इनका संबंध सूर्यास्त से होता है। अंतिम जो हम पढ़ रहे हैं महदा, ये काफ़ी जगह ये महदहा भी मिलता है, ये यूपी में है। और यहाँ भी हमें जो प्रमाण जो मिलता है यहाँ से वो ये प्रमाण मिलता है कि स्त्री और जो पुरुष थे, स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाने का प्रमाण मिलता है, साथ साथ दफनाने का प्रमाण मिलता है। स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाने का प्रमाण हमें मिलता है। यदि हमसे बात की जाए कि
यदि हमसे बात की जाए कि स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाने के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो ये प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं, तो ये प्रमाण हमें महदा या महदहा से मिलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आज की क्लास हमारी मध्य पाषाण काल को लेकर थी, जिसमें हमने लगभग सभी चीज़ें देखी। हमने इसके औजार देखे, हमने वो स्थल देखे जहाँ से हमें जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं, उन प्रमाणों की चर्चा हमने की। तो बने रहिए श्याम हिस्ट्री क्लासेज के साथ, और हम आपके लिए रोज़ाना इतिहास विषय से संबंधित वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आपको यदि किसी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी कर दें। धन्यवाद।